नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भोपाल दूरदर्शन से प्रस्तुत हमारे कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में। दोस्तों, सपने तो हजारों लोग रोज देखते हैं, पर सपने सच उन्हीं के होते हैं जो इन सपनों को पूरे करने की एक जिद रखते हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी मुलाकात ऐसे ही लोगों से करवाते हैं, ऐसे ही व्यक्तित्व से करवाते हैं जो अपने हुनर, हौसले से समाज में एक नई पहचान बना रहे हैं। जी हाँ, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एमपी बोर्ड के 12वीं के नतीजों में छात्रों के साथ साथ छात्राओं ने भी अपनी एक अलग पहचान दर्ज करवाई है, अपनी सफलता दर्ज करवाई है और प्रदेश में उच्च अंक लाकर अपना नाम रोशन किया है। जी हाँ, इस बारे में तो हम बात करेंगे। आखिर ये छात्राएं जो हैं यही तो सशक्त नारियां बनेंगी, और एक सशक्त नारी अचानक नहीं बन जाती। सशक्त नारी बनने के लिए उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कई परीक्षाओं से गुजरना होता है, और ये सारी जो तैयारी होती है वो बचपन से शुरू होती है। एक और जहां समाज, स्कूल और अध्यापक सशक्त नारी या सशक्त इंसान को बनाने का काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर बहुत बड़ा हाथ होता है एक सशक्त नारी को बनाने में उसकी माँ का। जी हाँ, तो आज ये है नारी शक्ति के जरिए हम ऐसी ही एक माँ बेटी की जोड़ी से आपकी पहचान करवाने वाले हैं, परिचय करवाने जा रहे हैं, जहाँ पर एक और सुश्री गौहर तनवीर हमारे साथ हैं, जिन्होंने 12वीं में एमपी बोर्ड में 96% अंक लाकर अपना नाम रोशन किया है, साथ ही साथ शहर और प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। साथ ही उनकी माँ जी नाहिद जी हैं यहाँ पर हमारे साथ में। बहुत बहुत स्वागत है नाहिद जी आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। तो इस माँ बेटी की सफलता की कहानी ही हम आज ये है नारी शक्ति कार्यक्रम के जरिए आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं गौहर से क्वेश्चन करके। गौहर जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि किस तरीके से 12वीं में इतने अच्छे अंक लाने के लिए आपने ये तैयारी करी? क्या आपका प्लान था? किस तरीके से ये शेड्यूल आपने बनाया कि आप इस सफलता को पा पाएं? 12th में 96% के लिए मैंने सुबह 6 बजे उठती थी, और सुबह 6 बजे से आफ्टर स्कूल आवर्स 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी। वैसे इतनी ज़्यादा नेसेसरी होती नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी मैंने 7 to 8 आवर्स सेल्फ स्टडी की। कभी उतनी कंसिस्टेंटली नहीं हो पाती थी, बट एक मोमेंटम मैंने मेंटेन किया। 7 to 8 आवर्स सुबह उठते ही साथ मैं बायोलॉजी से अपना डे स्टार्ट करती थी, और फिर 2-2, 3-3 आवर्स स्लॉट्स बायो और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के साथ 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी कर लेती थी। एंड देन स्कूल के क्लासेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोचिंग में जो आप क्लासेस अटेंड करते हैं वो बहुत ही कंसंट्रेशन और फोकस से मैंने अटेंड की, जिसकी वजह से मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर थे, जिसकी वजह से मैं 96% अटेन कर पाई। बहुत बढ़िया गौहर, हम आगे भी बहुत कुछ जानेंगे आपसे, और छात्रों को भी आपसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि किस तरीके से आपने ये सफलता की कहानी रची है। पर उसके पहले, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि ये माँ बेटी की जोड़ी है, जहाँ पर गौहर ने अपनी सफलता अपनी मेहनत से पूरी करी है, वहीं इसके पीछे एक सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर बनके, एक मजबूत स्तंभ बनके खड़ी रही हैं उनकी माँ। जी हाँ नाहिद जी, तो नाहिद जी आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि वैसे तो माँ की भूमिका में कोई शक नहीं होता कि बेशक वो आपने बहुत अच्छे से निभाई होगी, पर फिर भी इनकी सफलता के पीछे आपका क्या संघर्ष रहा? आपने किस तरीके से इनको सपोर्ट किया पूरी इनकी जर्नी में? देखिए, ऐसा है कि जब बच्चे हो जाते हैं, यानी जब हम माँ बन जाते हैं, तो अलग से एक पावर आ ही जाती है, और एक कहने चाहिए आपका डिसिप्लिन चीज़ें आ जाती हैं। हालांकि चूंकि मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ही लविंग मदर हूँ, लेकिन हाँ, बच्चों के लिए हमेशा मैं पिलर सपोर्ट हमेशा रहती हूँ। मेरा सिर्फ एक ही कहना रहता है, आप कुछ भी कीजिए लेकिन अच्छा कीजिए, हमेशा सच बोलिए, अच्छा कीजिए और मेहनत करनी है। यदि जो काम करना है तो करिए, और नहीं करना तो उसे आधा अधूरा मत कीजिए। ये मेरा हमेशा बच्चों से कहना रहता है। चूँकि मैं काउंसलर भी हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, तो मेरा थोड़ा सा, मैं एक डिसिप्लिन मदर कह सकते हैं कि मैं डिसिप्लिन मदर हूँ। जी जी जी, बहुत अच्छी बात आपने नाहिद जी यहाँ पर बताई। देखिए, 2 तरीके के पहलू होते हैं, एक माँ के और एक डिसिप्लिन मदर के। तो माँ का प्यार भी था और एक स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन भी आपने यहाँ पर रखा। और देखिए, हमने जिस तरीके से बताया था कि कोई भी सशक्त नारी अचानक नहीं बनती है, बचपन से ही शुरुआत होती है। वो नींव किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है वो आपने बहुत अच्छे से बताया यहाँ पर। और नाहिद, यहाँ पर हम आगे, नाहिद जी आपने तो अच्छे बताइए, गौहर जी आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर पढ़ाई के अलावा और क्या शौक रखती हैं? पढ़ाई के बारे में तो हम पूरी बात करेंगे ही, पढ़ाई के अलावा क्या शौक है? पढ़ाई के अलावा मेरे
स्नूकर और बिलियर्ड्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं नेशनल चैम्पियनशिप स्नूकर और बिलियर्ड्स की थ्राइस खेल चुकी हूँ। ऑल्सो मैं बैंगलोर में जो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के सिलेक्शंस थे उसके लिए भी कैंप अटेंड कर चुकी हूँ। मैं नेशनल्स में टॉप 8 पोजीशन में थी स्नूकर में। ऑल्सो मैं लास्ट ईयर मध्य प्रदेश स्नूकर चैम्पियनशिप में रनर अप रही हूँ। तो स्नूकर के अलावा भी बिलियर्ड्स भी मैं खेलती हूँ, सो में भी मेरी काफ़ी रुचि है। जी, तो इसका प्रशिक्षण आप बाकायदा लेती हैं? मैं मध्य प्रदेश की टीटी नगर में मध्य प्रदेश एकेडमी में सीखती हूँ स्नूकर, जहाँ पे कमल चावला सर मुझे गाइड करते हैं। जी जी जी। तो इसमें भी देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक कहावत पहले कहा जाती थी, एक बात कही जाती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। पर ये चीज़ आपने यहाँ पर पूरी तरीके से गलत साबित करके बताई है। हमारे साथ जो होनहार छात्रा हैं गौहर, वो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी उतनी ही आगे हैं और अपना नाम रोशन कर रही हैं। नाहिद जी, इनके बचपन के बारे में हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि गौहर बचपन से कैसी थी पढ़ाई में, और इनके लालन पालन के लिए बचपन से आपने क्या कुछ खास ध्यान रखा है? मैम ऐसा है कि मेरे 3 बच्चे हैं। गौहर जी। से बड़ी एक मेरी बिटिया है, वो हॉर्स राइडर है और नेशनल चैम्पियनशिप में है वो भी। और लास्ट ईयर 12th में उसने भी 90% हासिल किया। सेकंड नंबर पे गौहर है और थर्ड पे मेरा एक बेटा है, वो भी अभी बिल्लाबोंग में है। और स्क्वैश में वो भी मध्य प्रदेश में नंबर 1 है। जब ये लोग छोटे थे, बचपन की अगर आपने बात की, तो मेरा ये हमेशा से रहा कि आप पढ़ाई में तो अव्वल रही। जैसे मैं अगर अपने बचपन की बात करूँ तो मेरे फादर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी में थे, तो उन्होंने कहा आप मीडिया में रहिए, आप कुछ भी कीजिए, पर पढ़ाई में पीछे मत रहिए। तो मैंने केमिस्ट्री से MSc PhD किया। तो यही मेरे बच्चों से कहना है बस कि आप कुछ भी कहिए, एक स्किल हमारे पास होनी चाहिए। तो हमने बच्चों को कल्चरल की बजाय स्पोर्ट्स में डाला। 2-2.5 साल की उम्र से मैं इनको TT नगर स्टेडियम ले जाती थी, दोनों बेटियों को। तो ये छोटी थी, अब तक थोड़ा इन्होंने जिम्नास्टिक किया, बड़ी बिटिया ने फिर स्केटिंग वगैरह में, फिर इसके बाद ये स्नूकर खेलने लगी। तो स्नूकर में ये अभी आप गूगल पर अगर डालेंगे तो गौहर तनवीर के नाम से खुलेगी ये, और इंडिया की टॉप 8 रैंकिंग में अंडर 17 गर्ल्स में है ये। अभी 17 साल कंप्लीट होगी है सितंबर में। और बचपन से ऐसा था कि जब बड़ी बिटिया का एडमिशन कराने में सेंट मेरीज कॉन्वेंट गई, तो सिस्टर ने इनसे बात की, 2.25 साल की थी, कि आप डॉल जैसी लगती थी, वो वाइट और पिंक, इसकी ब्लू आईज थी। तो बात की तो बड़ा बच्चा रहता है तो ऑलरेडी छोटा बच्चा सीख ही जाता है पोएम्स वगैरह, काफ़ी इसका इंट्रैक्शन बहुत अच्छा था। तो सिस्टर ने बड़े की बजाय इनको ऑफर कर दिया कि बड़े को तो हम ले ही रहे हैं, आप इसको क्यों नहीं एडमिशन कराते। मैंने कहा ये तो 2.25 साल की है। पर जब मैंने कहा इतना बड़ा स्कूल सामने से ऑफर कर रही है सिस्टर, नहीं तो लाइन में लगे रहो, कोई पूछता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, 1 साल कभी इसके हुआ तो देख लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा। पर ये निकलती चली गई और अभी 17 की नहीं है, अभी सितंबर में 17 होगी और 12th होगी। तो डेफिनेटली खुशी की बात है, अच्छा ही मोमेंट है, बचपन भी अच्छा रहा। मैं बच्चों के मामले में अच्छी खुशकिस्मत हूँ, ऐसा कह सकते हैं। आपकी मेहनत से ही बच्चे सफलता यहाँ पर रच रहे हैं। और जिस तरीके से आपने बताया कि खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई, दोनों चीज़ों का समन्वय जो था वो आपने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा। यहाँ पर गौहर, एक सवाल मन में ज़रूर आता है, जो अधिकतर पेरेंट्स जो कि ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उनके मन में भी होगा, सोशल मीडिया या कहें मोबाइल का इस्तेमाल, अधिकतर बच्चे जो हैं वो अपना अमूल्य समय जो है वो पढ़ाई को छोड़कर टेलीफोन पर लगे हैं या मोबाइल पर लगे हैं या सोशल मीडिया में अपना समय गंवा रहे हैं। इस चीज़ से आपने अपनी पढ़ाई में कैसे डिस्ट्रैक्शन नहीं आने दिया, इस चीज़ को कैसे आपने दूर रखा, वो ज़रूर बताइए, क्योंकि ये बात बहुत सारे पेरेंट्स भी जानना चाहेंगे और बच्चे भी जानना चाहेंगे। जी, क्लास 12th स्टार्ट होते ही मैंने अपने सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स क्लोज कर दिए थे, और मैंने अपना स्मार्टफोन भी अपनी मदर को दे दिया था 1 साल के लिए। और मेरे पास एक छोटा सा कीपैड फ़ोन था, मैं उसे ही कॉल्स के लिए और ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ करती थी। तो इन शॉर्ट सारे सोशल मीडिया में से मैं दूर रही हूँ, सिर्फ एक छोटा सा फ़ोन था मेरे पास, और जितना हो सके मैं फ़ोन को अवॉइड करती थी। अब जाके जब रिज़ल्ट आया तब मैंने फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट किया है, बट इस पूरे साल में मैंने फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं किया। इसलिए मेरा जो मैक्सिमम टाइम जो अधिकतर लोग सोशल मीडिया या फ़ोन पर व्यतीत कर देते हैं, उस टाइम को मैंने अपनी पढ़ाई में लगाया। अच्छा, और देखिए कहीं ना कहीं ध्यान तो जाता होगा उस चीज़ पर, तो क्या एम हाई रखना ज़रूरी है? बिल्कुल, अगर आप अपने गोल्स के लिए क्लियर हैं और आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है, तो फिर आपको छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस जैसे सोशल मीडिया, तो उससे आपको खुद थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद से आपको थोड़ा एक स्टेप लेना पड़ेगा कि इससे हमें खुद दूर रखना है। मैंने भी ऐसे ही किया, मुझे पता था कि मेरा गोल है और मैं अगर सोशल मीडिया पर लग गई तो फिर मैं
कोई भी अच्छे अंक हासिल नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने खुद से ही उस सोशल मीडिया को और फ़ोन को अवॉइड कर दिया था। बिल्कुल सही। गौहर, हमने शुरू में ही बताया कि दृढ़ संकल्प से ही सफलता रची जा सकती है, तो ये बात आपने बहुत अच्छे से बताई कि किस तरीके से सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शन ही जैसी चीज़ों से ही अपने आप को आपने दूर रखा यहाँ पर, और उसी कारण से शायद आप इतनी सफल हो पाई। नाहिद जी, आपकी तरफ चलते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, आपने बताया कि गौहर किस तरीके से खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई में भी होशियार थी। इनकी दिनचर्या का जो प्रबंधन है या खान पान का कहेंगे, वो किस तरीके से आपने रखा है, किस तरीके का ध्यान आप देती हैं कि इनकी दिनचर्या जो है वो नियमित रहे? जी मैम, ऐसा है कि गौहर स्पेशली, वैसे तो सभी बच्चे करते हैं, पर गौहर की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो इनका बायोलॉजिकल क्लॉक बिल्कुल सेट है। ऐसा है कि जब ये बहुत छोटी भी थी तो 9 बजे आप किसी शादी फंक्शन में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कितना ही तैयार हो, वो 9 बजे सो ही जाएगी और सुबह 5 बजे अपने आप से उठ जाएगी, उसको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रही बात पढ़ाई की या गोल्स की, तो मैंने कहा ना कि मेरा जो अगर रोल की बात करें तो मैं बच्चों की माँ कहूँ, ये समझ सकते हैं मेंटर ज़्यादा हूँ। हो सकता है कई बार बच्चे सोचते हैं कि मम्मा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, पर क्या होता है कि मैं बच्चों को हमेशा चीज़ें, जैसे आप कंप्यूटर में फीड कर देते हैं, तो बचपन से मैं चीज़ें फीड करती हुई चली हूँ। और मेरा एक ऐसा मानना है कि एज के अकॉर्डिंग इंसान को काम करना चाहिए। आज से पहले जब मैं कुछ और काम करती थी तो मेरा वहाँ था, जब से मैं माँ बनी हूँ तो मैं टोटल माँ ही हूँ। मतलब मैं इसके बाद फिर मैंने सब जगह से सब काम छोड़ दिए, सिर्फ माँ ही रही। और मेरा पूरा फोकस रहा कि मेरे बच्चों को जब जब मेरी ज़रूरत रहे, सुबह अगर नाश्ता चाहिए तो मैं टाइम से उन्हें नाश्ता दूँ, अगर मेरा बच्चे का फेस उतरा हुआ दिख रहा है तो मैं उसको तुरंत मैं सर्च करती रहती हूँ कि बादाम का चूर्ण, तो लड्डू, तो अगर लगेगा आज तुम्हारा मुंह ऐसा दिख रहा है तो तुम्हें चिकन खाना, मतलब जो भी खाना है, तो बच्चे के खाने का मैं पूरा ख्याल रखती हूँ। और आप शायद यकीन नहीं मानेंगी, इनसे लेके मेरी बड़ी और छोटी है, मैं हाथ से अभी भी तीनों को खाना खिलाती हूँ। ये तीनों खा भी लें तो मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती कि इनने खा लिया, तो माँ मैं इसी को कहते हैं। जी हाँ, माँ का यही स्वरूप होता है कि उनको तसल्ली तभी होती है जब वो अपने हाथों से सब कुछ करके देती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बताई। गौहर, हमें आगे ये भी बताइए कि अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो किस तरीके के सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट है, और सब्जेक्ट वाइज कैसे आपने तैयारी करी, हर सब्जेक्ट के ऊपर कैसे फोकस रखा, आसान सब्जेक्ट्स को किस तरीके से आपने टैकल किया, और कठिन सब्जेक्ट्स जो थे उनको किस तरीके से आपने तैयार किया? मेरे लिए सारे लोगों का ही अलग रहता है, उनको क्या इजी लगता है और क्या डिफ़िकल्ट। मेरे लिए बायोलॉजी काफ़ी इजी रहा है, तो मैं सुबह का जो टाइम था, सुबह 5-6 बजे मैं उठती थी, तो सुबह 2-3 आवर्स बिफोर गोइंग टू स्कूल मैं उसे बायोलॉजी में लगाती थी। बायोलॉजी में एनसीईआरटी को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स में और इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद मुझे कंपैरेटिवली फिज़िक्स थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था, तो फिज़िक्स की पूरी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करने के बाद, काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद जाके मैं एक चैप्टर को कंप्लीट मानती थी। और केमिस्ट्री भी कंपैरेटिवली फिज़िक्स से इजी है, तो फिज़िक्स को पहले मैं करती थी और बाद में केमिस्ट्री। इस तरीके से मैं अपने तीनों फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट्स को ईजिली हैंडल कर लेती थी। बात रही हिंदी और इंग्लिश की फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो मैंने बोर्ड से पहले काफ़ी अच्छे से इंग्लिश और हिंदी को भी काफ़ी थरोली रिवाइज कर लिया था, जिसकी वजह से ताकि मेरे इंग्लिश और हिंदी में ग्रामेटिकल एरर्स या स्पेलिंग मिस्टेक्स ना आए, इस तरीके से मैंने सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दिया। इंग्लिश और हिंदी को थोड़ा कम, बट सबको ऑलमोस्ट इक्वल टाइम दिया, जिसकी वजह से सारे सब्जेक्ट्स में मैं अच्छा स्कोर कर पाई, एक डिसेंट स्कोर। बहुत खूब। और यहाँ पर अगर हम कोचिंग संस्थानों की बात ना करें या कोचिंग्स की बात ना करें तो बात अधूरी रहेगी कि किस तरीके से स्कूली शिक्षा क्या केवल आपके लिए काफ़ी है, या इसके अलावा भी आपको अलग से हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, वो बच्चों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में क्या व्यू रखती हैं आप? मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं आगे मेडिकल में जाना चाहती हूँ। तो फॉर दैट आपको एक कोचिंग या एक एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत लगती है। मैंने डेफिनेट सक्सेस क्लासेस से प्रिपेयर किया था, जहाँ पे सारे ही टीचर्स ने मुझे बहुत ही अच्छे से गाइड किया। हमारे सरफराज सर, सीनू सर, सारे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली मुझे हेल्प किया, सारे ही सब्जेक्ट्स के टीचर्स ने, जिसकी वजह से भी मेरा स्कोर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। तो अगर आपको एक हेल्प की ज़रूरत लगती है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो आपको एक कोचिंग या एक एक्स्ट्रा हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। जी, बहुत अच्छा। और नाहिद जी, आप हमें बताइए कि जैसे आपने बताया कि आपके तीनों ही बच्चे हैं वो स्कूली छात्र हैं, तो क्या तीनों के ही लालन पालन में आपने सेम चीज़ें रखी हैं यहाँ पर? या देखिए, ये प्रश्न मैं क्यों पूछ रही हूँ, ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि
एक बच्ची की या एक अगर हम लड़की की परवरिश की बात करें तो वैसे तो ज़माना काफ़ी बदल चुका है, पर आज भी समाज के कई वर्ग ऐसे हैं जो बच्ची के पैदा होने पर एक दुख की भावना मन में लाते हैं। तो उन सभी को हमारे कार्यक्रम के ज़रिए ये बताना ज़रूरी है कि किस तरीके से एक बेटी और एक बेटे के लालन पालन में माँ बाप की भूमिका रहती है और किस तरीके से आपने ये चीज़ अपने अंदर देखी है। जी, देखिए मैम, मैं आपने शायद शुरू में ध्यान दिया होगा, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है। मैंने जी। ये कहा मेरे 3 बच्चे हैं। और जैसा आपने गौहर, मैं हमेशा चूँकि मैंने बताया मैं टीचर हूँ, तो मैं कभी ये नहीं कहती कि मुझे सब आता जी। है। अगर मुझसे बहुत छोटा बच्चा, 3 साल का बच्चा भी कुछ कहेगा तो मुझे लगेगा कि उसमें अगर कुछ सीखने लायक है जिसको मैं अडॉप्ट कर सकती हूँ तो करती हूँ। तो जैसे अभी गौहर ने कहा, तो हमारा गोल फिक्स होता है। तो एज के मेरा अपना पर्सनल ऐसा है कि इंसान को एज के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। जब मेरे बच्चे हो गए तीनों, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी मेरे बेटियां और बेटे, मेरे 3 बच्चे हैं। तो जब मेरे बच्चे हुए तो मैंने अपना पूरा फोकस मेरे बच्चों पे लगाया और मेरा गोल ही मेरे बच्चे हैं और मेरी सारी दुनिया कह सकते हैं कि मेरे बच्चे हैं। अब आप अगर मुझे देखने वाले देखते होंगे कि हमारे पास छोटी सी एक जुपिटर है, तो वैसे तो पापा इनके जाएं तो ठीक है, नहीं तो आप कॉलेज भर में अकेले गई हूँ आज तक, वरना दूध का पैकेट लेने भी पड़ोस में जाना है तो तीनों लद के ही जाएंगे। सामने बैठेगा मेरा बेटा, भी दोनों बैठेंगी पीछे। तो मैं आज तक शायद कभी भी अपने बच्चों को छोड़ के कहीं गई नहीं। तो नतीजा ये रहा, जैसा होता ये है कि आप बच्चों को छोड़ देते हैं तो बच्चे को फिर दूसरे लोग तलाश कर लेते हैं या बच्चा दूसरों को तलाश कर लेता है। ये चीज़ मुझे बिल्कुल थी कि मेरे बच्चे हैं, मतलब मुझे ये है कि मेरा पार्ट है, तो मेरे पार्ट को किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मेरा आज भी है, जब से ये पैदा हुए उस दिन से लेके, कि अगर बच्चे को फुल्की भी खाना है, बच्चे ने रात में 11 बजे भी बोला मम्मा फुल्की खाना, तो हम तीनों को टांग के ले जाएंगे, एक को नहीं तीनों को ले जाऊंगी, जुपिटर पे ही ले जाऊंगी जैसे भी। तो मेरा ये ऐसा है कि मैं ना बच्चों को छोड़ के कहीं एंजॉय करती हूँ, ना मेरा कोई ऐसा मैंने सर्कल बनाया है, ना कॉलेज में, ना मेरा सर्कल मेरे तीनों बच्चे हैं। और ऐसे ही बच्चों ने भी फिर ये देखा, तो आपने सुना होगा बच्चे सीखते हैं देखकर, बच्चे कभी आपसे लेक्चर से नहीं सीखते। तो बच्चों ने देखा कि मम्मा पूरे टाइम हमारे में बिजी रहती हैं, तो बच्चों को भी कभी जरूरत नहीं पड़ी। आपको बताएं कि गौहर की बेस्ट फ्रेंड अगर कोई है तो पूछ लीजिए, गौहर से मैं ही हूँ। गौहर की बेस्ट फ्रेंड मैं ही हूँ और मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे बच्चे हैं तीनों, गौहर भी है और मदिहा भी और तौहीद भी है। तो बस सिंपल सा फंडा रहता है किसी भी चीज़ का, आपकी क्लैरिटी हो, सच्चाई हो, गोल हो। हमारा क्लियर है कि मुझे तो मेरे बच्चों में ही फर्स्ट रिलेशन है और हस्बैंड से है नो डाउट, लेकिन तब थे जब बच्चे नहीं थे, पर अब हस्बैंड सेकंड है, बच्चे प्रायोरिटी। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बताई। मैं लड़का और लड़की के डिफरेंस के बारे में आपसे जरूर पूछ रही थी कि नहीं, आप डिफरेंस करेंगे तो बच्चे भी डिफरेंस सीखेंगे। हमें डिफरेंस करना ही नहीं है। लड़कियां पढ़ती हैं तो आप देखिए, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, तो आप पूरी जनरेशन को पढ़ाते हो। बिल्कुल, और लड़का पढ़ता है तो वो सिर्फ खुद पढ़ जाता है। ये कहावत काफी हद तक सही बात है जी। तो आजकल तो जमाना लड़का लड़की के भेद का रह भी नहीं गया है। जिसको जाना है वो तो वैसे भी जाता है, जिसको नहीं जाना है वो नहीं भी जाता। आप बिल्कुल भेद ना करें, आपके बच्चे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बच्चे पार्ट हैं आपका जी। तो आप वैसा समझेंगे तो किसी भी चीज़ की डिफ़िकल्टी नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा यहाँ पर संदेश आपने दिया है कि ये समझने वाली बात है, अगर भेदभाव करेंगे तो दिखाई देगा, नहीं करेंगे तो दोनों बच्चों की तरह ही आप उनको लालन पालन कर सकते हैं। गौहर, यहाँ तो हमने मम्मी से पूछा है ये सारी बात आपकी कि गौहर बहुत अच्छी थी, बचपन से होशियार थी, बट एज अ मदर आपकी मम्मा का क्या पार्ट रहा, किस तरीके की भूमिका उन्होंने आपकी सफलता में निभाई है, वो पार्ट आप हमें ज़रूर बताइए। मेरी जितने भी अचीवमेंट्स हैं उस सब में मेरी मदर का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल रहा है। मतलब मैं बचपन से ऐसी कोई प्रोडिजी नहीं थी, बट मेरी मदर हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम हमेशा 97% वाली बच्ची हो, और वो मुझे ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव सेंटेंसेस कहती रहती थी, जिसकी वजह से मैंने अपने आप को काफ़ी बूस्टअप किया, जिसकी वजह से मैं अच्छा स्कोर कर पाई। धीरे धीरे मेरी लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस आने लगे मेरी मदर की वजह से। मेरी मदर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, हर चीज़ में, हर फील्ड में मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है इन दोनों ने। तो मैं अगर इन दोनों के बिना मेरा कोई भी अचीवमेंट हो ही नहीं सकता था, तो सबसे बड़ा रोल मेरे पेरेंट्स का ही रहा है। जी बहुत खूब, क्योंकि देखिए सही बात आपने यहाँ पर बताई है कि किस तरीके से एक माँ
तैयार करती है अपने बच्चों को, किस तरीके से ग्रूम करती हैं वो, ताकि वो बच्चे अपनी सफलता की कहानी गढ़ पाएँ यहाँ पर। तो बहुत खूब आपने यहाँ पर बताई। यहाँ पर नाहिद जी, आप ज़रूर बताइए कि आपके संघर्षों की कहानी क्या रही है। आप, जैसा आपने बताया कि आप खुद भी एक पढ़ी लिखी महिला हैं और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आप कामयाब हैं, तो उसमें आप किस तरीके से अपना तालमेल बिठाती हैं, प्रोफेशन और बच्चे दोनों जगह सफलता कैसे पाती हैं? मेरी लाइफ कोई बहुत शुरू से संघर्षमय नहीं रही। मेरे फादर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में थे, मेरी मम्मी भी टीचर थी, तो वो हमें ब्लड में डिसिप्लिन मिला। मेरे ग्रैंडफादर बहुत बड़े राइटर थे, फिर मैं भी बहुत सारे फील्ड्स में मैंने काम किए, और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी मुझे इसी फील्ड से मिले, तो मेरे हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि बहुत संघर्षमय जीवन तो खैर नहीं है, पर हाँ मैंने आपसे कहा कि एक टीचर का बच्चा जो होता है उसको ना आइडेंटिफाइड रहता है कि मुझे इस टाइम पे ये करना है। ये हमने बचपन से सीखा। जब मेरी 20 से 25-30 साल उम्र थी तो मुझे मालूम था कि मुझे किस फील्ड में काम करना है। मैंने वहाँ बहुत जी भर के किया, पर जब मेरी शादी हो गई तो मैं अपने हस्बैंड के लिए फुल डेडिकेट थी। मुझे मतलब उनसे मुझे बहुत प्यार करना है, तो वो मैंने किया और उन्होंने किया। और फिर उसके बाद जब मेरे बच्चे हो गए तो मुझे पता था कि एक आइडेंटिफाइड है कि मुझे मेरी माँ, अच्छी माँ बनना है, क्योंकि ये 3 मेरा पार्ट है, मेरे बच्चे हैं, तो वो आइडेंटिफाइड आज तक है। तो उसमें ऐसे कोई मेरा बहुत संघर्षमय जीवन तो क्या रहा। हर औरत का रहता है, जो जॉब करती है तो उनको रहते हैं कि डेली के चैलेंजेस हैं, ऑफिस भी जाना है, घर के काम भी करना है, बच्चों को भी। तो ये मैं तो नहीं कहूँगी कि ये बहुत स्पेशल चैलेंजेस हैं। हमें अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना होता है, जो काम हमें करना पड़ते हैं उसको हमें मैनेजमेंट से चलना पड़ता है, और जो नहीं करते, बाहर जो जॉब नहीं करते, वो अपने हिसाब से करते हैं। तो संघर्ष में तो नहीं, पर हाँ अगर हम जैसी तस्वीर अपनी ज़िंदगी की चाहते हैं वो तस्वीर हमें खुद बनानी पड़ती है। हम चित्रकार हैं अपनी ज़िंदगी के, तो मैं अपनी ज़िंदगी की चित्रकार हूँ, ऐसा कह सकते हैं। मैंने ज़िंदगी की जिस सेगमेंट में जो मैंने चाहे वो मेरे रंग थे। मेरा बचपन बहुत अच्छा था, रॉयल था, मेरे पापा थे बोर्ड ऑफ, बताया आपको, ऑफिसर थे। मेरी जवानी बहुत अच्छी गुजरी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे मिले, मेरा बुढ़ापा बहुत अच्छा, मेरे बच्चे भी अच्छे। तो ऐसे संघर्ष में तो नहीं, पर मैं आइडेंटिफाइड और डिसिप्लिन्ड हूँ। ये मेरे फादर से मैंने सीखा बचपन से। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ बताई कि अपने जीवन के चित्रकार हम खुद होते हैं। जिस तरीके का जीवन हम चाहते हैं उसकी रूपरेखा हम जितने अपने मन में अच्छे से बना लेंगे, वो चित्र उतना ही सुंदर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत खूब नाहिद जी आपने यहाँ पर बात बताई। और गौहर, आपसे पूछेंगे आगे कि एक पढ़ाई की बात तो हो गई, एक हमने आपके खेलकूद का पार्ट तो देख लिया, इन सब के अलावा और क्या शौक रखती हैं? इन सब के अलावा कभी कभी मैं सिंगिंग कर लेती हूँ, और मतलब कुछ आफ्टर स्टडिंग जो आप ब्रेक्स में गाने सुनते हो उसमें कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी मैं कभी कभी सुनती हूँ, तो वो भी मेरा एक शौक है। दैट गिव्स मी पीस। मतलब सिंगिंग का भी शौक रखती हैं। ये बात बहुत अच्छी है कि देखिए तालमेल जीवन में पढ़ाई का भी ज़रूरी है, खेलकूद का भी ज़रूरी है, और साथ ही साथ गीत संगीत भी ज़रूरी होता है। यहाँ पर टीचर्स की बात मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी गौहर आपसे, क्योंकि जैसा हमने बताया कि एक माँ का रोल तो हम देख ही रहे हैं, माँ की भूमिका तो आपके जीवन में देख ही रहे हैं। टीचर्स का क्या रोल रहा है जीवन में? किस तरीके के टीचर्स आपको मिले हैं और उन्होंने किस तरीके से आपको इम्प्रूव किया है? टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे पूरे जर्नी में, इवन आगे भी हमेशा रहेगा। टीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरे कोचिंग और स्कूल दोनों के टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। कोचिंग के टीचर्स ने मुझे जहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम आई, जहाँ पे मुझे स्टडीज़ में प्रॉब्लम आई, वहाँ पे सपोर्ट किया है। और स्कूल के टीचर्स ने भी मुझे एकेडमिक लेवल पर, हर लेवल पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। इनफैक्ट मेरे स्कूल के टीचर्स ने भी मुझे हर चीज़ में गाइड किया है कि कहाँ पर मुझे किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट में हेल्प हो सकती है, किस चीज़ से मुझे पढ़ना चाहिए। और मेरे कोचिंग के टीचर्स ने भी। तो टीचर्स का कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है कि आप उसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। टीचर्स हमेशा ही आपके सर्वोपरि ही रहेंगे। बिल्कुल, गुरु सर्वोपरि ही होते हैं। और गौहर, जैसे कि हमने चर्चा करी कि आप गाती भी हैं, तो अगर यहाँ हम आपसे कुछ सुने बिना जाएंगे तो ये कार्यक्रम अधूरा लगेगा हमें। तो क्या कुछ खास सुनाना चाहेंगी हमें यहाँ पर? जी, एक मोटिवेशनल सॉन्ग है, कर हर मैदान फतेह। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर ले जो तू ये फैसला, टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से तो हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह।
थैंक यू। जी, बहुत खूब। और इसी तरीके से आप हर मैदान फतह करती रहें, जिस तरीके से आपने प्रदेश में 8वां और जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है, ये बहुत ही मैदान फतह करने वाली ही बात है यहाँ पर। और गौहर, बहुत यहाँ पर हमें अच्छा लगा कि हमने आपकी ये सारी प्रतिभाएं देखी हैं, और जिस तरीके से पढ़ाई और खेल कूद और साथ ही साथ जो अपने शौक़ हैं जैसे गायन है, इन सभी में आप बहुत अच्छे से तालमेल बैठा के चल रही हैं। और नाहिद जी, जिस तरीके से आप भी प्रबंधन कर रही हैं, हमारी माताओं बहनों से अगर आप कुछ कहना चाहें कि किस तरीके से वो अपने बच्चों का लालन पालन करें, वो बड़े शॉर्ट में हमें बताएं हैं। थैंक यू सो मच। और देखिए, मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि आज की ज़िंदगी में सबको सिर्फ मोहब्बत की ज़रूरत है, तवज्जो और अपनी क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करना हर कोई चाहता है। तो माँओं से ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास बच्चा है, आप ये सोचिए ही मत कि वो बेटा है या बेटी है। आप उसको ज़रा एक बार प्यार से जब उसका चेहरा देखेंगी तो आपको वो 1 साल का ही लगेगा, चाहे वो 25 साल का ही क्यों ना हो जाए। तो आप सिर्फ प्यार दीजिए, क्योंकि आपके प्यार में थोड़ी सी भी कमी आएगी तो दूसरा आपके बच्चे को झेलने के लिए तैयार बेटा। आजकल मैं इतनी सारी लड़कियों की किस्से कहानी पढ़ती रहती हूँ, आधे से ज़्यादा हम कॉलेज में देखते हैं कि बढ़ती हुई लड़कियाँ 17-18 साल की माँ इतनी परेशान होती हैं। तो वो क्यों? क्योंकि आपके प्यार में थोड़ी सी कमी उनको कहीं ना कहीं प्यार ढूंढने को मजबूर करती है। आप उन्हें इतना इश्क करिए कि उन्हें किसी दूसरे के इश्क की जरूरत ही ना पड़े। बस, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो मैं अपने बच्चों से बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ। तो जब वो कहेंगे कि मम्मा बस आपके प्यार की जरूरत नहीं है, तो फिर मैं उन्हें छोड़ूंगी कि ठीक है, अब जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने बच्चों से प्यार कीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके बच्चे ये कहें कि हमें आपके प्यार की ज़रूरत नहीं है। ताउम्र आप उनकी प्रेरणा स्रोत बनी रहें, यही हमारी कामना है। और साथ ही साथ गौहर, आपके लिए भी हम यही शुभकामनाएं देना चाहेंगे दूरदर्शन टीम की तरह से कि इसी तरह आप बढ़ती रहें, नए नए मुकामों को पाएं और सफलता की कहानी इसी तरह से रचती रहे और आपके सारे सपने मुकम्मल हों इस जहां में। तो दर्शकों, कैसी लगी इस सफलता की कहानी आपको? जी हाँ, इस सफलता की कहानी के जरिए हमने जाना कि एक माँ किस तरीके से अपने बच्चों को संबल प्रदान करती है उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। साथ ही साथ गौहर ने हमें ये भी बताया कि किस तरीके से दृढ़ संकल्प जो है वह एक कहानी बनाता है, वो एक सीढ़ी बनता है सफलता के लिए। तो इससे भरपूर उदाहरण कुछ नहीं हो सकता, इससे अच्छा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता नारी शक्ति का, जहां एक माँ और एक बेटी एक दूसरे को संबल देते हुए संपूर्ण करती हैं नारी शक्ति की, अपनी शक्ति को बताते हुए, अपना हुनर बताते हुए वो अपने आप को प्रूफ करती हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले अंक में नई किसी प्रतिभा को लेकर आते हुए। धन्यवाद।